हेलो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले हम लोग वेक्टर्स के अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ चुके हैं? एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके हैं और रिजॉल्व भी करना हम लोग सीख चुके हैं कि एक वेक्टर को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की, कैसे कोई भी दो गिवन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में बेटा वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें? सबसे पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा आपका डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे वेक्टर्स का। कोई भी दो गिवन वेक्टर्स रहेंगे हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्या रहेगा आपका? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को किस नाम से भी बुलाया जाता है? स्केलर प्रोडक्ट के नाम से। किस नाम से बुलाया जाता है भाई? सब लोग बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी बुलाया जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट को बेटा वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी बुलाया जाता है। किताबों में ऐसा लिखा होता है वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ऐसा लिखा होता है किताबों में। क्यों लिखा होता है उसके पीछे का कारण जान लीजिए आप, मैं आपको यही एक्सप्लेन कर देता हूं। जो डॉट प्रोडक्ट है बेटा, जब हम मान लीजिए कोई भी हमें दो गिवन वेक्टर हैं, सपोज आपको एक वेक्टर गिवन है बेटा a और एक दूसरा वेक्टर गिवन है आपको b, और जब हम लिखते हैं a डॉट b तो स्ट्रिक्टली आपको यहां डॉट ही लगाना है। अगर आप ऐसा लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ऐसा लिख देते हैं कि वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b, तो यहां ये गलत हो जाएगा। वेक्टर्स में आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको डॉट ही लगाना है दो वेक्टर्स के बीच में। और जब आप क्या पढ़ रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रिक्टली आपको क्या लगाना है? क्रॉस ही लगाना है। अब अगर यहां आप क्रॉस की जगह सिंपली मान लीजिए ऐसा लिख देते हैं कि a मल्टीप्लाई बाय b, तो ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट है वेक्टर्स में, क्योंकि वेक्टर्स का सिर्फ अपना अलजेब्रा के साथ ही वो क्या होंगे बेटा? मल्टीप्लाई होंगे। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे होंगे तो ख्याल रखिएगा a डॉट b ऐसे ही लिखना है आपको, और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे होंगे तो a क्रॉस b सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है भाई? तो हम बात कर रहे थे कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि जब दो वेक्टर्स को हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं कि a डॉट b लिखते हैं, तो जो रिजल्टेंट आता है, जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बेटे? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आएगी। वो एक ऐसी क्वांटिटी आएगी जो किसी भी क्वांटिटी के सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही क्या कर रही होगी? रिप्रेजेंट कर रही होगी। और हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि स्केलर वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ उनके किसकी जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। तो जब हम a डॉट b फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? अपने सामने एक नंबर आएगा, और नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। और उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है भाई? क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम a क्रॉस b रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा बेटा? वो प्रॉपर एक वेक्टर आएगा विद ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, विद ए पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन। तो यहां जब हम a क्रॉस b फाइंड करेंगे तो क्या आएगा अपने सामने? अपने सामने वेक्टर की फॉर्म में ही आंसर आएगा आपका। यहां जो आंसर आएगा a डॉट b में, वो वेक्टर की फॉर्म में आंसर नहीं आएगा। मतलब कहीं पर आपको यहां i कैप, j कैप, k कैप तरह की चीज देखने को नहीं मिलेगी। बट जब आप a क्रॉस b फाइंड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो i कैप, j कैप और k कैप की फॉर्म में आएगा। और अभी तक हम पीछे सीख चुके हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर वेक्टर, मान लीजिए कोई वेक्टर p आपको दे रखा है ऐसे कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, मान लीजिए ऐसे कुछ दे रखा है, और आपसे पूछ ले कि मान लीजिए सिर्फ ये दे रखा है, इनफैक्ट आप भूल जाइए p वेक्टर को, मान लीजिए आपको सिर्फ ये टर्म दे रखी है, आपसे पूछ ले जाए कि भाई ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो क्या आप इसको देखते ही बता सकते हैं कि भाई ये वेक्टर है? तो आपका a क्रॉस b जब आप फाइंड करेंगे तो कुछ इस तरह का आंसर आएगा, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हमें उसका क्या भी चाहिए भाई? मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का हम लोग क्या भी निकाल सकते हैं? मॉड्यूलस भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। फिर हमें इस वेक्टर की क्या भी निकालनी होगी भाई? डायरेक्शन भी निकालनी होगी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फिर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए प्लीज खास ख्याल रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बुलाते हैं, क्योंकि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड करने के काम आता है। और क्रॉस प्रोडक्ट
को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और बेसिकली मल्टीप्लीकेशन आपको इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आपका जो आगे का सेगमेंट है, जो मैकेनिक्स में ही आप आगे पढ़ेंगे, जैसे आपको 4th यूनिट आएगा क्लास +1 में ही, वर्क पावर एंड एनर्जी करके यूनिट आएगा। ये पूरा का पूरा जो यूनिट है बेटा, जो ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वर्क डन, पावर और एनर्जी, ये तीनों के तीनों क्या हैं, स्केलर हैं। तो मतलब आप समझ जाएंगे कि ये जो पूरा का पूरा यूनिट है वो किस पे आधारित है, डॉट प्रोडक्ट पे आधारित है। मतलब अगर आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं आता है तो आप वर्क पावर एनर्जी वाला यूनिट नहीं सीख सकते हैं। सिमिलरली जैसे 5th यूनिट में आप चलेंगे +1 के सेक्शन में ही, तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज ए प्योर स्केलर, जैसे टॉर्क आएगा, आपका टॉर्क आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा भाई, आपका लीनियर मोमेंटम आएगा। जैसे इनफैक्ट एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे हम लोग, एंगुलर मोमेंटम आएगा भाई, एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और ये किस पे बेस्ड हैं, ये कैसी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और इन वेक्टर क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या आना चाहिए भाई, सबसे पहले हमें आना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब अगर आपको सिंपल भाषा में मैं बताऊं, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है तो आप टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को नहीं पढ़ पाएंगे। ये +2 के सेक्शन में भी आएगा, बहुत जगह आएगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज। और अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट नहीं आता है, डॉट प्रोडक्ट नहीं आता है, तो बहुत सारे सेक्शन ऐसे आएंगे आपके सिलेबस में +1 और +2 में जो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स का। आइए हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के साथ। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, एक बार हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम कुछ इलस्ट्रेशंस लेकर के इसको समझेंगे। ठीक है भाई, अब आप ध्यान दीजिए, अब हम इस तरफ से शुरू कर लेते हैं। मान लीजिए आपको बेटा क्या गिवन है, मान लीजिए आपको एक वेक्टर A गिवन है, विच इज गिवन एज लाइक दिस, AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप, ऐसे कुछ करके आपको वेक्टर A गिवन है। एक वेक्टर और भी गिवन है B, विच इज गिवन लाइक दिस, BXI कैप प्लस BYJ कैप प्लस BZK कैप। ठीक है भाई, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है बेटा A वेक्टर का और B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है जी, जिसको कि लिखा गया, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया, मतलब इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म बनाया गया। कैसे, मैं बताता हूं आपको। दैट इज मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर B इनटू कॉस ऑफ थीटा। ये पर्टिकुलर चीज A डॉट B को रिप्रेजेंट कर रही है, विच इज गिवन एज मॉड्यूलस ऑफ A इंटू मॉड्यूलस ऑफ B इंटू कॉस ऑफ थीटा। यू कैन राइट दिस एज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली, A जो है वो A का मॉड्यूलस रिप्रेजेंट कर रहा है, B जो है वो B का मॉड्यूलस रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटू कॉस थीटा। आप कहने का मतलब A डॉट B के मैग्नीट्यूड को, इनफैक्ट A डॉट B इज ए प्योर स्केलर तो उसका मैग्नीट्यूड बोलने की जरूरत नहीं है, तो A डॉट B को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं AB cos ऑफ थीटा। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बनाया गया। कैसे बनाया गया समझते हैं इसको किसी एग्जांपल के सहायता से। मान लीजिए ये आपको कोई भी एक वेक्टर A गिवन है, मान लीजिए बेटा ये कोई भी आपको एक दूसरा वेक्टर क्या गिवन है, B वेक्टर गिवन है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो यहां जो अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में थीटा आया है वो क्या है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर, इनके बीच का एंगल है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ये स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं सबसे पहले। ठीक है भाई, मान लीजिए बेटा जैसे फॉर एग्जांपल इससे पहले हम लोग क्या सीख चुके हैं, वेक्टर्स को रिजॉल्व करना सीख चुके हैं। अगर मुझे चाहिए B वेक्टर का वो कंपोनेंट जो किसके अलोंग हो, A वेक्टर के, सब लोग ध्यान देंगे मैं क्या बोल रहा हूं, B वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए आपको जो किस वेक्टर के अलोंग हो बेटा, किस लाइन के अलोंग हो, A वेक्टर की लाइन के अलोंग हो। तो सब बच्चे जान पा रहे हैं कि वो जो कंपोनेंट है B का वो कितना होगा बेटा। वो कंपोनेंट को आपको फाइंड करने का तरीका मेरे ख्याल से सब लोग जान चुके हैं कि आपको टिप ऑफ वेक्टर B से क्या करना है, A वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर हो गया भाई। ठीक है,
फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा भाई। फिर इसमें आप लोग क्या निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कोस थीटा निकालेंगे। देन यू विल फाइंड कि ये वाला जो सेक्शन है वो ये क्या बन जाएगा बेटा, बी कोस ऑफ थीटा। कहने का मतलब बी कोस ऑफ थीटा क्या है, बी वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो किसके अलोंग है, वेक्टर ए के अलोंग है। समझें आप इस बात को, बी कॉस ऑफ थीटा बी वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो किसके अलोंग है, ए के अलोंग है। या फिर आप इसको क्या बुला सकते हैं कि ये जो बी कॉस ऑफ थीटा है ये क्या है, ये बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है किसके ऊपर बेटा, ए वेक्टर के ऊपर। सब लोग समझेंगे इसको भाई। ये क्या है बेटा, बी कॉस ऑफ थीटा क्या है, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है किसके अलोंग बेटा, ए वेक्टर के अलोंग। तो मतलब सिंपली ध्यान से देखिएगा कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये क्या है भाई, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है भाई। ये क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के साथ हमें बी वेक्टर के उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है जो किसके अलोंग ही है, ए के अलोंग ही है। तो ये सिंपली मतलब क्या आ गया, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं तो ये सिंपली ये टर्म आ गई बेटा ए बी कॉस ऑफ थीटा। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको एक बारी। हमें करना क्या है, हमें करना है ए वेक्टर के साथ उस प्रोजेक्शन ऑफ बी को मल्टीप्लाई करना है जो किसके अलोंग ही है, ए वेक्टर के अलोंग ही है। अब सब बच्चे देख पा रहे हैं कि ये लेंथ किसकी है भाई, वेक्टर ए की। मतलब ये वेक्टर ए का क्या हो गया भाई, मैग्नीट्यूड। और ये क्या हो गया भाई, ये वो मैग्नीट्यूड आ गया बी का जो किसके अलोंग है, ए के अलोंग है। तो ये टर्म को आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, ए बी कोस ऑफ थीटा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बी की फॉर्म में दिखा रहा हूं, आप ये काम किसकी फॉर्म में भी कर सकते हैं बेटा, ए की फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब आप ऐसा भी बोल सकते थे इस क्वेश्चन में कि आपको ए वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए जो किसके अलोंग हो बेटा, बी वेक्टर के अलोंग हो। जैसे वो अगर वो काम करना होता हमें, तो हमें क्या काम करना होता भाई, हमें ये काम करना होता कि हमें ए वेक्टर की टिप से किसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता बेटे, बी वेक्टर को। तो ये परपेंडिकुलर हो जाता भाई, ये परपेंडिकुलर हो जाता। तो अगर ये हो जाता तो ये फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती। तो ये वाला जो पार्ट आता, ये वाला जो पार्ट आता यहां तक, ये ए वेक्टर का वो कंपोनेंट हो जाता बेटे जिसको कि मैं क्या लिखूंगा बेटे, ए कोस ऑफ थीटा। ये ए कोस थीटा क्या है, ये ए कोस थीटा ए वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो किस वेक्टर के अलोंग है, बी वेक्टर के अलोंग है। मतलब उस केस में अगर मुझे ए डॉट बी फाइंड करना हो या बी डॉट ए फाइंड करना हो, इनफैक्ट ये मैंने आपके सामने क्या लिखा बेटे, ए डॉट बी लिखा। अब मान लीजिए इस केस में, मान लीजिए मैं आपके सामने बोलता हूं बेटे कि मुझे क्या फाइंड करना है, बी डॉट ए फाइंड करना है। तो मैं सिंपली क्या करता, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देता, ए वेक्टर के उस प्रोजेक्शन की लंबाई के साथ या मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर देता जो किसके अलोंग है बेटा, बी के अलोंग है। तो मतलब सिंपली मैं इसको क्या लिख देता, बी ए कॉस ऑफ थीटा। एंड इट्स ए प्योर स्केलर थिंग, यू कैन इमेजिन। ये क्या है, एक प्योर स्केलर चीज है, इसमें हमें कहीं डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तभी डॉट प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या सब बच्चों को ये बात समझ आ गई है? तो ये हमने समझा कि ज्योमेट्री से हम लोग कैसे डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की। तो हम लोगों ने देखा कि भाई जो a डॉट b है वो किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ठीक है भाई, चलिए मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। अब आप ध्यान से देखिए, अब अगर मैं आपको यहां स्पेशल केसेस पढ़ाऊं इसके, वो स्पेशल केसेस क्या कि भाई मान लीजिए सबसे पहले केस में मैं आपको बोलता हूं कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू, मान लीजिए कितना बेटे, 0 डिग्री। मतलब दो गिवन वेक्टर्स एक दूसरे के कैसे वेक्टर्स, कैसे हैं बेटा, पैरेलल वेक्टर्स हैं। कैसे हैं, पैरेलल हैं। अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 ले लिया मैंने, तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या मान लिए मैंने, पैरेलल मान लिए। तो उस केस में ए डॉट बी जो आएगा वो कितना आएगा बेटा आपका, दैट सिंपली विल बिकम ए बी इंटू कितना बेटे, कोस 0। क्या सब बच्चे जानते हैं कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो सिंपल भाषा में ए डॉट बी विल बिकम सिंपली ए बी। क्या सब बच्चों को यह बात क्लियर है?
और ये जो ए बी आ गया, ये बेटा डॉट प्रोडक्ट का क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया। मतलब अगर हमें किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो दो वेक्टर कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। क्या सब बच्चों को ये बात क्लियर है? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस लेते हैं। अगर मैं मान लूं ऐसे ही कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसा है बेटे, 90 डिग्री है। मतलब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के मैंने क्या मान लिए, परपेंडिकुलर मान लिए। देन डॉट प्रोडक्ट पे देखते हैं क्या असर पड़ेगा बेटे। ए डॉट बी विल बिकम हाउ मच, सब बच्चे बोलेंगे ए बी इंटू क्या, कोस ऑफ 90। क्या सब बच्चे जानते हैं कोस 90 का वैल्यू 0 होता है? तो ए डॉट बी विल बिकम क्या, 0। क्या आ गया भाई, 0 आंसर आ गया। किसका, डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आ गया। और ये काम सब लोग ज्योमेट्री से करके देखेंगे। यहां मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें कि ए डॉट बी क्या आ गया बेटे, 0 आ गया। किन का, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। अब आप यहां इमेजिन कर सकते हैं, देखिए कि मान लीजिए यहां वेक्टर ए है और यहां क्या है, वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा इज इक्वल्स टू वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है जी। अब मैं बोलता हूं कि ए वेक्टर का मुझे वो कंपोनेंट चाहिए जो किसके अलोंग हो बेटा, बी वेक्टर के अलोंग हो। तो क्या सब बच्चे जानते हैं कि वो कितना आएगा, ए कोस थीटा। अगर अपने इस फॉर्मूले से देखें तो ए कोस थीटा, तो ए कोस 90 कितना आ गया बेटे, सब बच्चे जान पा रहे हैं, 0। मतलब एक चीज हमें यहां से समझ आई, क्या चीज समझ आई, कि किसी भी वेक्टर का उस खुद के परपेंडिकुलर, किसी भी वेक्टर का अपने खुद के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता है। द सेम केस इज एप्लीकेबल फॉर बी वेक्टर ऑल्सो। अब अगर आप बोलते हैं कि बी वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में हो, तो अगेन वो कितना आता बेटे, बी कोस 90। तो बी कोस 90 भी कितना हो जाता है इस केस में, 0। जिससे हमें पता चला कि एक वेक्टर का अपने खुद की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है भाई, बढ़िया। मान लीजिए बेटा, अब मैं आपको एक और थर्ड केस ले लेता हूं कि मान लीजिए थीटा मैंने कितना ले लिया, 180 ले लिया। तो 180 का मतलब क्या, मैं इसको एंटी पैरेलल बोल सकता हूं कि दो वेक्टर मैंने कैसे ले लिए बेटा, एंटी पैरेलल ले लिए। एंटी पैरेलल मतलब मान लीजिए एक वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। तो देखते हैं भाई कि अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल है एक दूसरे के, तो ए डॉट बी कितना आएगा बेटे, देखते हैं। ए डॉट बी विल बिकम ए बी क्या, कोस ऑफ 180 डिग्री। क्या सब बच्चे यहां जान पा रहे हैं कि कोस 180 का वैल्यू -1 होता है? तो इस केस में बेटा ए डॉट बी कितना हो जाएगा, दैट इज सिंपली माइनस टाइम्स ए बी। मतलब इस केस में हमने सीखा कि जो डॉट प्रोडक्ट आएगा दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का, वो क्या आएगा बेटे, माइनस टाइम्स ए बी आएगा, जो कि अपनी वैल्यू का क्या है बेटे, मिनिमम है। सब बच्चे ये चीज ध्यान रखेंगे। मतलब अगर हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मिनिमम चाहिए तो वो दोनों वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होने चाहिए। इतना मेरे ख्याल से सब बच्चे को समझ आ जाना चाहिए भाई। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सप्लोर किया। ठीक है भाई, अब आते हैं वास्तविक क्वेश्चन पे जो हमसे पूछा गया था। हमसे पूछा गया था कि आपको एक वेक्टर ए दे रखा है और दूसरा आपको वेक्टर क्या दे रखा है बेटे, बी दे रखा है, और हमें निकालना क्या था, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो अगर अब हमें ए डॉट बी निकालना है तो सिंपल भाषा में ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। तो अब हम नोट कर लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को। तो ये हो गया ए वेक्टर भाई, डॉट का साइन लगाएंगे क्योंकि आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। बी वेक्टर कितना है भाई, सब बच्चे बोलेंगे दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्या सब बच्चों को यहां तक क्लियर है? अब हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ए डॉट बी, क्या सब बच्चे जान पा रहे हैं कि सबसे पहले ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अगेन फिर ये वाला टर्म इसके साथ, ये वाला टर्म इसके साथ, ये वाला टर्म इसके साथ, एंड सो ऑन। क्या सब बच्चे जान पा रहे हैं कि 9 टर्म्स आएंगे अपने एक्सप्रेशन के अंदर? ठीक है भाई, तो क्या आया आपके सामने ax इंटू बी एक्स। जब मैंने इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म के साथ क्या किया बेटे, मल्टीप्लाई, ax इंटू बी एक्स। अंदर मैंने क्या लिखा, अंदर मैंने लिखा आई कैप इंटू आई कैप।
अब सब बच्चों को इससे आगे कुछ लिखने से पहले मैं आपको कुछ सिखा दूं और सब बच्चे ध्यान से सीखेंगे इस चीज को। मान लीजिए बेटा हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम किया जिसमें कि ये अपना ओरिजिन है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है बेटे, और ये आपका क्या है बेटा जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है विच इज कॉल्ड आई कैप। सिमिलरली जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है भाई। अब आप यहां देख सकते हैं जो मेरा एक्सप्रेशन आ रहा था उसमें क्या आ रहा था, आई कैप डॉट आई कैप आ रहा था। ठीक है भाई। मेरे को यह पता है कि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। जे कैप भी एक यूनिट वेक्टर है, के कैप भी एक यूनिट वेक्टर है। और सब बच्चे जानते हैं मेरे बिना बताए कि एक यूनिट वेक्टर किसी गिवन वेक्टर के सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, उसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटे, 1 यूनिट होता है। ठीक है भाई। अब आप बताइए, मेरे को 3 चीजें नोट करनी है सबसे पहले यहां, क्या कि आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा। क्या आई कैप वो वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, दूसरा आई कैप भी वही वेक्टर है बेटा जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, ए डॉट बी के फॉर्मूला से इसको नोट करेंगे। ए डॉट बी का फॉर्मूला मेरे ख्याल सब बच्चों को क्लियर है, दैट इज ए बी कोस थीटा। तो मॉड्यूलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर, क्या मॉड्यूलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर यहां 1 है यूनिट वेक्टर का, सेकंड वेक्टर का मॉड्यूलस भी 1 है बेटे। क्या दोनों, क्या आप सब लोग बता सकते हैं कि आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना है, एंगल है बेटे 0 डिग्री। तो यहां से हमें पता चला कि आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू कितना हो गया, कोस 0 का वैल्यू बेटे सब लोग जानते हैं कि 1 हो गया। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर आया बेटे 1। सब बच्चे जान पा रहे हैं कि आई कैप डॉट आई कैप का आंसर कितना आया बेटे 1 आया। ठीक है भाई। तो क्या हम इसी तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप शुड बी इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप शुड बी इक्वल टू के कैप डॉट के कैप एंड दे ऑल आर इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। मान लीजिए बेटा जब आप इस फर्स्ट टर्म को यहां इसकी सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन आएगा ए एक्स इंटू बी वाई, अंदर आएगा आई कैप डॉट जे कैप। क्या आएगा भाई, आई कैप डॉट जे कैप। चलिए वैसे ही जैसे हमने आई कैप डॉट आई कैप का एक्सप्रेशन फाइंड किया वैसे हम लोग आई कैप डॉट जे कैप का एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई 1, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना हो गया 1, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर हैं। दोनों के बीच का एंगल बताएंगे सब लोग भाई। आई कैप किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 90 हो गया है यहाँ? जी बिल्कुल हो गया। तो कोस 90 हो गया भाई। क्या सब बच्चे जानते हैं कि कोस 90 का वैल्यू 0 होता है? तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0। तो सिंपल भाषा में आई कैप डॉट जे कैप का आंसर कितना आ गया बेटे 0 आ गया। मेरे ख्याल से सब बच्चों को यहां तक क्लियर है। तो इसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एक जनरलाइज सिचुएशन बनाएंगे जिसमें हम लोग लिख सकते हैं कि आई कैप डॉट जे कैप शुड बी इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप शुड बी इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप। ऑल दीज आर इक्वल टू 1, क्योंकि सारी की सारी एक्सिस, तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या है बेटे परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास एक जनरलाइज सिचुएशन आ गई भाई जिसमें हमने नोट किया कि आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट के जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू 1। और जो भी एक दूसरे के साथ आएंगे वो क्या हो जाएंगे, उनकी सबकी मल्टीप्लिकेशन कितनी हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब सब लोगों ने ये नोट कर लिया है, साफ कर दूं? ठीक है भाई। अब कहने का मतलब मेरे को यहां बहुत सारे टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी मेरे पास कोई ऐसा टर्म आएगा जिसमें आई कैप डॉट के जे कैप आएगा वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ बोर्ड भरने का काम नहीं करेंगे, समझेंगे। तो इसके बाद सब बच्चे आइडिया लगा सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए। मेरा ये वाला टर्म को मैं इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहां भी जे कैप है और यहां भी जे कैप है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखा जाएगा ए वाई इंटू बी वाई, अंदर आएगा बेटे जे कैप डॉट जे कैप, प्लस अब मैं इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो आंसर आया ए जेड इंटू बी जेड, अंदर आया बेटा आपका के कैप डॉट के कैप। अब
क्या लिख सकते हैं हम लोग a डॉट बी को लिख सकते हैं ax इंटू बी एक्स। इसका वैल्यू कितना हो गया था बेटा, हम सब लोग जानते हैं 1। तो ay इंटू क्या by, इसका वैल्यू भी बेटा क्या हो गया था 1 हो गया था। तो az इंटू bz, इसका वैल्यू भी बेटा कितना हो गया था 1। तो सिंपल भाषा में a डॉट b अपने पास क्या निकल करके आया, ax bx प्लस ay इंटू by प्लस az इंटू bz। क्या सब बच्चों को ये बात क्लियर है भाई यहां तक? क्या सब बच्चों को ये बात क्लियर है? एक चीज बता दूं मैं आपको, यहां आपने जहां से स्टार्ट किया था ए वेक्टर और बी वेक्टर से, वो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज थी। वो किसकी टर्म्स में थे, आई कैप जे कैप के कैप। ध्यान रखिए आप यहां। लेकिन जो आपका आंसर आया है इट्स ए प्योर स्केलर। स्केलर का मतलब इट्स ए प्योर नंबर। और नंबर क्या करता है किसी चीज का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो को फिजिकल क्वांटिटीज जो जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, वो कैसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बेटा, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। क्या सब बच्चों को यहां तक क्लियर है? ओके। अब आपसे मान लीजिए इसी में कोई भी ऐसे पूछ ले कि आपको बेटा क्या गिवन है, दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है भाई। और आपसे पूछ लेता है कि आपको दोनों वेक्टर गिवन होने के बाद कि फाइंड एंगल थीटा बिटवीन देम। क्या क्वेश्चन है आपका? आपके पास दोनों वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मान लीजिए कुछ भी गिवन है। आपसे पूछ लेता है कि आपको क्या निकालना है, उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 यूज करेंगे। और जो कि इक्वेशन 1 क्या है हमारा, इक्वेशन 1 है बेटे हमारा, मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए यहां, दैट इज ए बी कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा। तो क्या सब बच्चे जान पा रहे हैं यहां से कि ऐसा लिखा जा सकता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी बाय क्या, ए इंटू बी। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि ए डॉट बी बाय मोड ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। तो क्या यहां से थीटा इज इक्वल्स टू कोस इधर आकर के बेटा इनवर्स हो जाएगा। तो कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो गिवन वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्या सब बच्चों को यह समझ आ रहा है? ठीक है भाई। अब मैं आपको इसका एक हल्का सा छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड करने के काम आता है, और आपका एक जनरली डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। ठीक है, जैसा कि आपने अब 9th क्लास में पढ़ा है कि वर्क डन एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। वर्क डन क्या होता है बेटा, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। हालांकि वो प्रोडक्ट किस किस का होता है, दो वेक्टर क्वांटिटीज का, फोर्स वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ठीक है भाई, मान लीजिए बेटा आपको गिवन है, फोर्स वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, मान लीजिए ऐसे गिवन है। और आपको एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी गिवन है, किसी पार्टिकल पे फोर्स लगा और वो पार्टिकल पे फोर्स लगा तो वो पार्टिकल ने क्या किया बेटे, चलना स्टार्ट किया। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका मान लीजिए वो गिवन है आपको i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा गिवन है आपको। ठीक है भाई, आपसे सबसे पहले पूछा गया फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या पूछा गया, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। आपसे ऐसा पूछा गया सबसे पहले, मान लीजिए सबसे पहले ऐसा पूछ लिया गया, ये पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है भाई, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या कि वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिंपली मतलब हम लोग जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि विच इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एफ वेक्टर इंटू मॉड्यूलस ऑफ एस वेक्टर इंटू क्या, कॉस ऑफ थीटा। एक ये फॉर्मूला भी होता है इसका। दूसरा हम लोग जानते हैं जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला, क्या,
वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या निकाला आप लोगों ने, डॉट प्रोडक्ट निकाला, विच विल बिकम ax इंटू बी एक्स प्लस ay इंटू बी वाई प्लस az इंटू बी जेड। वो फॉर्मेट भी यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो वर्क डन हमें निकालना है, फोर्स वेक्टर को लिख लीजिए, कितना भाई 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है भाई, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो क्या सब बच्चे जान पा रहे हैं कि आई कैप वाली टर्म को आई कैप वाली टर्म के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप वाली टर्म को जे कैप वाली टर्म के साथ, के कैप वाली टर्म को के कैप वाली टर्म के साथ, और अगर इनमें से कोई टर्म ना हो तो उसको क्या अज्यूम करना है, आपको जीरो लेना है भाई। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया है इतना, ओके। तो सब बच्चे बताएंगे यहाँ वर्क डन कितना आ गया भाई, इट सिंपली बिकम्स 2 इंटू 1 प्लस क्या 3 इंटू माइनस 2 प्लस 5 इंटू 3। तो वर्क डन आ गया बेटा 2 1 जा 2 माइनस 6 प्लस 15, ये क्या हो गया बेटा 15 प्लस 2 17, 17 माइनस 6 क्या 11 आ गया बेटा। तो आंसर आया आपका 11 न्यूटन मीटर, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं 11 जूल लिख सकते हैं, क्योंकि जूल क्या होता है बेटा, आपका एसआई यूनिट होता है किसका, वर्क डन का। तो आप क्या ये चीज जान पा रहे हैं कि आपका जो आंसर आया वो प्योर एक क्या आया, नंबर। अगेन नंबर ही जिस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के काम आए वो फिजिकल क्वांटिटीज कैसे होती है बेटा, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूं तो आपको एक पावर का क्वेश्चन करवा सकता हूं। पावर क्या होता है, पावर होता है बेटा फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको। जैसे आप अगली क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, ये सिंबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। आपके लिए हो सकता है फिजिकल क्वांटिटीज नई चीज हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, समय के साथ आपको सब कुछ समझ आएगा। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिखेंगे, ई डॉट ए लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का क्या होगी ये चीज, डॉट प्रोडक्ट होगी भाई। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं 11th क्लास में और 12th क्लास में जो आप अभी कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। इससे आपका क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और बहुत सारी चीजें नई सीख जाएंगे आप, ठीक है भाई। वर्क डन तो हमने निकाल दिया जैसे हमारे से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे एक सेकंड क्वेश्चन भी पूछ लिया उसने, इतना डाटा हमें सिर्फ गिवन है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और सेकंड क्वेश्चन हमारे से पूछ लिया कि भाई बताइए इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। क्या पूछ लिया हमारे से, क्वेश्चन है दूसरा उसका कि फाइंड एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर, ऐसा पूछ लिया भाई आपसे कि एफ वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का क्या बताइए आप, एंगल बताइए, ठीक है भाई। फिर क्या करेंगे, फिर जैसा कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, एंगल फाइंड किया था, और एंगल का फॉर्मूला क्या आया था अपन लोगों का, इक्वेशन 1 से ही, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी। तो क्या मतलब, सबसे पहले अपन लोगों को a डॉट बी फाइंड करना पड़ेगा, जैसा कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। a डॉट बी कितना आया था भाई अपन लोगों का, 11 जूल आया था भाई, ठीक है, 11 यूनिट आया था मतलब, ठीक है भाई। तो क्या अलग से अपने को फर्स्ट वेक्टर जो फोर्स वेक्टर दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। क्या मैग्नीट्यूड निकालने का प्रोसीजर सब बच्चों को आता है, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर विच विल बिकम 2 का स्क्वायर 4 बाई 9, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 प्लस 25, 13 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया भाई 4 प्लस 9 प्लस 25, तो ये कितना हो गया 13 हो गया, तो ये आ गया मेरे ख्याल से 38, तो अंडर रूट कितना हो गया 38 आ गया भाई। एस वेक्टर का भी आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है भाई। बोलिए कितना आएगा, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ क्या
जे कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ क्या, के कैप स्क्वायर, विच विल बिकम इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया बेटे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 + 1 5, 9 और 5 कितना हो गया बेटे 14 हो गया, 14 यूनिट आ गया भाई। अब हमारे से क्या पूछा गया था, थीटा पूछा गया था, तो हम लोग ये सारी वैल्यूज अपने फॉर्मूला में यूज करेंगे, दैट इज कोस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी कितना आया भाई 11 आया, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया भाई √38 आया भाई, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया भाई √14 आया भाई। तो आपसे पूछ लिया गया मान लीजिए थीटा, तो थीटा कैसे निकालेंगे आप, कोस इधर आकर के क्या हो जाएगा बेटा इनवर्स, तो आ गया 11/√38 इंटू √14, आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, जो फॉर्म में आपका आंसर देने का मन करे वो लिख सकते हैं आप। क्या इस तरीके से बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, इस तरीके से बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कि जो डॉट प्रोडक्ट है बेटा दो वेक्टर्स का, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन आप नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कि डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मान लीजिए आपको कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन दिए होते हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चन देने का मतलब है कि मान लीजिए आपको बोल दिया कोई भी वेक्टर ए दे रखा है और कोई भी वेक्टर मान लीजिए क्या दे रखा है आपको बी दे रखा है, और आपको बोला गया कि फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, मतलब ए वेक्टर का क्या करना है आपको बी वेक्टर की डायरेक्शन में क्या करना है प्रोजेक्शन निकालना है। तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, मैं बोल रहा हूं आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी या इन द डायरेक्शन ऑफ बी, आप इसको कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो इसका बेटे एक फॉर्मूला बनेगा आपका क्या, आप इसको ज्योमेट्रिकली अगर अच्छे से समझे पहले तो ज्यादा बेटर है। ए डॉट बी क्या लिखेंगे आप इसको, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बेटा वेक्टर बी। सिमिलरली अगर आप लिखें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग या इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो उसके लिए लिखा जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। प्रोजेक्शन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, और अगर आप ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये फॉर्मूलाज क्या है उसके लिए सूटेबल है, क्योंकि ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है बेटे वो कितना होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है। क्या होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। और आपको समझ में आएगा कि हाँ इस फॉर्मूला से और इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रोजेक्शंस निकाल सकते हैं एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर के अलोंग। क्या सब बच्चों को ये बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी की। क्या है अगला प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी शुड बी इक्वल टू क्या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। क्या सब बच्चों को ये बात क्लियर है? अब आप ये समझ सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आएगा, एक प्योर स्केलर आएगा, ये भी क्या आएगा एक प्योर स्केलर आएगा। तो a को b से मल्टीप्लाई कर लो उस वे में, या b को a से मल्टीप्लाई कर लो उस वे में, बात क्या आएगी भाई बराबर आएगी। मतलब a डॉट b को अगर मैं सॉल्व कर करके लिखता हूं तो ये सिंपली आ गया ए बी कोस थीटा। अगर मैं b डॉट a को सॉल्व करके लिखता हूं तो ये सिंपली आ गया क्या बी ए कोस थीटा। ये दोनों क्या है, प्योर नंबर है भाई, ये स्केलर है, यहां कोई वेक्टर की डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं है। तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव। क्या क्या प्रूव हो गया, मतलब इससे कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या हो गया बेटे, क्या हो गया है कॉम्यूटेटिव। हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। अगला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अगेन मैं आपको बोल दूं
कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑब्वियस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि वेक्टर ए इंटू या डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। सब बच्चे समझे? यहां पहले वेक्टर बी और सी को जोड़ा गया है और फिर ए वेक्टर का और इनके एडिशन वेक्टर का क्या निकाला गया है, डॉट प्रोडक्ट निकाला गया है। ठीक है भाई, दैट कैन बी इक्वल टू और दैट शुड बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। और आप चाहें तो इसी में क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी एंड सो ऑन प्लस बहुत दूर तक लिख सकते हैं। और ये चीज किसके इक्वल हो जाएगी, ये चीज इक्वल हो जाएगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एंड सो ऑन प्लस। तो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किस प्रॉपर्टी को बेटे ओबे करता है, फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वो क्या करता है, ओबे करता है, फॉलो करता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने ये चीज सीखा, क्या चीज सीखा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, कि जब हम लोगों ने एंगल क्या लिया था बेटे दोनों वेक्टर्स के बीच में, थीटा इज इक्वल्स टू 90 लिया था, मतलब दो वेक्टर्स क्या थे, परपेंडिकुलर थे। मतलब सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूं तो अगला प्रॉपर्टी आपके लिए है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। और ये एक बहुत खास तरह की यूनिक प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की, कि कैसे, कि जब थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बेटे, 0 होता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करवाता हूं, आपको कुछ क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए आपको एक वेक्टर ए दे रखा है बेटे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और आपको वेक्टर बी बोल रखा है कितना, मान लीजिए बेटा mi कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, मान लीजिए ऐसा बोल रखा है। और साथ में बोला हुआ है कि टू गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बोला हुआ आपको कि ये दोनों वेक्टर्स क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपको ऐसा बोल रखा है। देन फाइंड m। ध्यान से देखिए, यहां एक वेरिएबल है भाई, अननोन है m, तो आपको m फाइंड करना है। ठीक है भाई, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या, कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0। तो हम इसका यूज करेंगे। तो वेक्टर ए हमें गिवन है भाई, वेक्टर बी हमें गिवन है, हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। सब बच्चे ऐसे ही बताएंगे ओरली, अब मैं बार बार करवाने नहीं वाला। तो डॉट प्रोडक्ट आया भाई 2 इंटू एम प्लस आगे सभी बच्चे बोलेंगे 3 इंटू 7 प्लस कितना आ गया भाई 4 इंटू 2 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो क्या आ गया भाई, ये सब लोग बोलेंगे 2m प्लस 21 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया भाई, 2m इज इक्वल्स टू -29 एंड m इज इक्वल्स टू -29/2। ये वैल्यू आ गया बेटे m का। अब मैं आपको चाहूं तो टाइम पास बहुत सारा कर सकता हूं। आपको मैं ये भी शो कर सकता हूं कि m की वैल्यू मैं यहां कितनी भर लेता हूं, -29/2 भर लेता हूं, और फिर ये दो कंप्लीट वेक्टर हो जाएंगे। और फिर मैं आपको ये भी प्रूव कर सकता हूं कि ये दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा बेटे, 0 आएगा। मेरे ख्याल से सब बच्चे इस बात को समझ सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपकी किताबों में दिए होते हैं, सो डू प्रैक्टिस देम। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है भाई, इसके बाद बात आई कि जो एक वेक्टर है, मान लीजिए कोई भी वेक्टर ए दे रखा है बेटा, आपको ए वेक्टर दे रखा है, आपको बोला गया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स इट्स स्क्वायर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का सिंपल भाषा में मतलब क्या हुआ बेटे,
कि जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का उसका क्या आ गया है, स्केयर आ गया है। मतलब मेरे ख्याल से समझ आ रहा है सब बच्चों को। बट प्रोवाइडेड कि ये ए वेक्टर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। ये ए वेक्टर कोई भी क्या होना चाहिए बेटे, नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। और उस केस में आपका क्या आएगा, अगर एक वेक्टर को खुद के साथ ही क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे उसका, तो सिंपल भाषा में उसका क्या आ जाएगा बेटे, आपके पास स्केयर आ जाएगा। तो बेटे जैसे अब हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की बेस्ड। कैसे कैसे कि मान लीजिए आपको ऐसा गिवन है कि मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये आपको गिवन है कि भाई ऐसा है, और आपसे पूछ क्या लिया गया, फाइंड एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या सब बच्चों को क्वेश्चन समझ आ गया? मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और आपसे पूछा गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या बताइए, एंगल थीटा बताइए। ये चीज गिवन है आपको, ये चीज गिवन है, ठीक है भाई। चलिए इस गिवन चीज से स्टार्ट करते हैं। अब आप क्या करें, आराम से दोनों तरफ स्केयर कर लें बेटा, स्केयरिंग बोथ साइड। क्या कर ले, दोनों तरफ स्केयर कर लें, स्केयरिंग बोथ साइड। अगर आप स्केयर दोनों तरफ कर देंगे तो ये सिंपली ये टर्म क्या बन जाएगी, मोड ऑफ ए प्लस बी का होल स्केयर। ये टर्म क्या बन जाएगी, मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्केयर। जब हम इस टर्म को ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा इधर बेटा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहां क्या आ जाएगा भाई, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सब बच्चे देख पा रहे हैं कि ए स्केयर से ए स्केयर और बी स्केयर से बी स्केयर कैंसिल हो गया। ये वाली टर्म को भी मैं उधर लेके जाऊं तो 2ab यहां था और 2ab यहां, तो क्या बन गया, 4 इंटू ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, इधर कितना बच गया बेटे, 0। तो सिंपल भाषा में मैं क्या लिख सकता हूं, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। और जैसा कि आप सभी डॉट प्रोडक्ट से जानते हैं कि किन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो सब बच्चे जानते हैं कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्या होता है बेटे, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो कहने का मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा कितना है, 90 डिग्री है। दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं इसमें। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरह का गिवन हो आपको, मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके का गिवन है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इन दोनों का क्या दे रखा है बेटे, आपको डॉट प्रोडक्ट दे रखा है। और ये डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखा है आपको, 0 के इक्वल दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, 0 के इक्वल दे रखा है। तो आपको प्रूव करना है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मतलब ये क्या है आपकी, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। फाइंड क्या करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है आपको कि मोड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मोड ऑफ वेक्टर बी। ये प्रूव करना है आपको, ठीक है भाई। चलिए गिवन इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसा गिवन है आपको वैसे का वैसे स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल भाषा में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इस वाले वेक्टर का इस वाले वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसको हम बोल देते हैं। चलिए ये क्या आ गया भाई अपने पास, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो हम लोग जानते हैं कितना हो गया, ये ए स्केयर हो गया भाई, क्योंकि एक वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट अभी अभी हमने पढ़ा कि वो क्या देता है, उसका स्केयर देता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर, ठीक है भाई। फिर हमने इस वाली टर्म को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया अपने पास माइनस ए डॉट बी, ठीक है भाई। फिर हम इस वाली टर्म को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया अपने पास बी डॉट ए, ठीक है भाई। इस वाली टर्म को इस वाली टर्म के साथ करेंगे तो माइनस क्या आ गया भाई, बी स्केयर विच इज इक्वल्स टू 0, जैसा कि गिवन है, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी डॉट ए, जैसा कि हमने पिछली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ लिया जी, बिल्कुल होता है। तो कहने का मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो बराबर है, तो ये तो कैंसिल हो गए भाई, ठीक है। सिंपल भाषा में क्या आ गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल्स टू बेटे क्या आ गया, 0।
अगर मैं बी स्क्वायर को इधर ले आऊं तो क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर, दोनों तरफ से स्क्वायर हटाने पर, दोनों तरफ अंडर रूट लेने पर क्या आ गया भाई, ये सिंपल आ गया a इज इक्वल्स टू बी। और दूसरे शब्दों में हम इसको लिख सकते हैं कि मोड ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या, मोड ऑफ b। कुछ इस तरह के टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस, टिपिकल बोलते हैं इनको, कुछ टिपिकल नहीं है इनमें, इस तरह के बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड। मेरे ख्याल से डॉट प्रोडक्ट में सब बच्चे निपुण हो गए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भाई। थैंक यू वेरी मच बच्चों।